बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। महर्षि देवरोह बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 207 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टरों के पास बैठक की। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने बैठक में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही जिले में कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित तैयारियों के बारे में भी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास अक्टूबर 2019 में किया था। मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक सहित 15 भवनों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 29 फैकल्टी की नियुक्ति भी हो चुकी है। 110 छात्रों और 180 छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावासों का निर्माण भी हो चुका है। वहीं मेडिकल कॉलेज के दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। कोरोना महामारी के दौरान उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं, और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं, इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। वहीं आगामी 30 जुलाई को जिले में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने जोरों पर तैयारी शुरू कर दी है। सफाई और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसका जायजा लेने के लिए कल मुख्यमंत्री का दौरा भी जिले में होना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जिले में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय सांसद ने कहा कि जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन जिले में हो रहा है। ये जनपद वासियों और हम जनप्रतिनिधियों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वहीं न्यूज कवरेज के लिए सूचना विभाग ने गिने हुए रिपोर्टर को ही पास जारी किया, जबकि सूचना विभाग के डाटा में सभी का नाम दर्ज था। वहीं यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सहित कई बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना संभव है। केशव प्रसाद की बात की जाए तो कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं दिनेश शर्मा की बात की जाए तो लखनऊ से चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने ये निर्देश जारी किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नियामक संस्था है ऊपर, और जो हमारा हाई कमान है, वो अगर इस तरह की कोई चीजें तय करेगा, पूरी पार्टी अनुशासन के साथ उसका पालन करेगी। जिसको जो कहा जाएगा वो रोल करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका जो रोल नियत किया जाता है उस रोल में वो निभाता है। देश और दुनिया में कोरोना का गिरफ्त तेज बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते और दूसरे चरण में ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई। दूसरी तरफ WHO ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में विकासखंड टांडा में राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने 2 ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ किया। कानून मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को मदद मिलेगी और कोरोना की तीसरी लहर में हम जीवन बचाने में कामयाब भी होंगे। ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत उद्घाटन हुआ है। 400 LPM क्षमता है और लगभग 50 लाख रुपए व्यय हुए हैं। स्थानीय विधायिका श्रीमती संजू देवी की विधायक निधि से इसे आम जनमानस को लाभ होगा। अब ऑक्सीजन की कमी अम्बेडकर नगर जनपद में नहीं होगा।
तो जिस तरीके से पहले भी नहीं किए हमारे जनपद। सर जिस तरीके से दूसरी त्रासदी हम लोगों ने झेला था, अब क्या लगता है तीसरी लहर? जी। जब दूसरी त्रासदी हमारे यहाँ थी, अम्बेडकर नगर जनपद में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होने पाई थी, आप सब जानते हैं, लेकिन हमने और अच्छे इंतजाम कर लिए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटा जा। सूबे के मुखिया के सख्त आदेश के बाद जनसुनवाई पर पुलिस प्रशासन का ज्यादा ध्यान जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री इस पर सुनवाई करने के लिए आगे बढ़े रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदेश पर जन सुनवाई चल रही है, तो जन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का ज्यादा ध्यान और सख्ती देखने को मिल रहा है। तो गाजियाबाद की खबर है, गाजियाबाद में जन समस्याओं को लेकर समाधान हो रहा है। इसके लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। शासन के निर्देश है और पुलिस महानिदेशक महोदय का भी आदेश है कि जो जिस तरह से थाना दिवस और समाधान दिवस होता आया था, वो अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए उसको पूरी तरह से निश्चित किया जाए। उसमें उद्देश्य यही है कि जो अंतर विभागीय समन्वय इस तरह का हो कि आम लोगों की जो पुलिस से किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड समस्याएं हैं, जो कि अन्य विभागों के लोग भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके समाधान करा दिया जाए। इसी क्रम में आज हम लोगों ने इसको जहाँ पर देखा, इसके पहले बागपत में खेकड़ा को गए थे, देखा था। उद्देश्य यह है कि कुछ जो फरियादी आ गए वो तो ठीक है, जो फरियादी नहीं भी आए हैं परंतु सुमोटो प्रकरण के रूप में कुछ ऐसे प्रकरण लिए जाए जो हमारे विवाद रजिस्टर में दर्ज हो, जो किसी न किसी जन शिकायत के माध्यम से हमें पता है कि यहाँ पर कोई भू विवाद है या किसी अन्य विभाग के साथ पुलिस का इसमें इंटरफेस है, उन सबको समाधान इसमें निकालने के लिए हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और शासन की जो प्राथमिकता है उसकी तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के काशीराम गरीब आवास योजना के तहत लगभग 50 गरीब परिवार के लोगों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह और जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार हुए परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में यह राशन वितरित किया गया। वहीं इस दौरान जनरल वीके सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, जिन लोगों की मौत हुई वो संक्रमण की बीमारी से हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, जिसके तहत पर यूनिट 5 किलो अनाज उनको मुफ्त दिया जाए। देखिए, आपको भी पता है कि कितनी ऑक्सीजन थी, कितनी नहीं थी। ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, मरे कोरोना से मरे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद मुकुल गोयल आज पहली बार अयोध्या पहुंचे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की माथा टेकने के बाद मुकुल गोयल रामनगरी अयोध्या में दर्शन पूजन किए। रामनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं रामलला का दर्शन करने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा भी लिया गया। एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत को उनके साथ मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी अपने गृह मंडल कुमायूं पहुंचे। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे में उधम सिंह नगर भ्रमण के दूसरे दिन खटीमा को रवाना हो गए। यहां के किच्छा, सितारगंज, नानका मत्ता में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले सीएम के रथ पर फूलों की वर्षा भी हुई, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और समर्थन ने जोरदार नारे भी लगाए। सीएम धामी का रात्रि विश्राम खटीमा में होगा। इसके बाद देहरादून के लिए सीएम धामी रवाना होंगे। तो खटीमा में जोरदार पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फूल मालाओं के साथ पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया, समर्थन में नारे भी लगे। तो 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के महीने में भगवान शंकर का बहुत महत्व होता है। वहीं सावन में देश भर के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हुए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार हर साल की तरह पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर कांवड़ियों को रोकने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त फोर्स बढ़ा दी गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने भी पुलिस को पाबंदी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दरबार में कांग्रेसियों को बैरंग लौटा दिया है। 2 घंटे से अधिक समय कांग्रेसी पंतनगर में एनेक्सी के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री से मिलने के लिए घूमते दिखे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। जी हां, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है, ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा का कहना है कि जिला प्रशासन ने उनके मांग पत्र पर मुख्यमंत्री से मिलने का भरोसा दिलाया था, जिसको देखते हुए कांग्रेसियों का एक बड़ा कुनबा पंतनगर यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। ऐसे में कांग्रेसी खुद बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। दिनों मुख्यमंत्री का यहाँ के आने का कार्यक्रम था और जिला प्रशासन हमारे संपर्क में था। विपक्ष के होने के नाते हमसे बात करेगी कि हमने भी कहा चलिए कोई बात नहीं, सीएम साहब का गृह क्षेत्र है, हम अपनी बात को रखेंगे। एक मांग पत्र है हमारा और शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत भी करें। कल समय दिया, सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक हमें घुमाते रहे, लेकिन उन्होंने मिलवाने का कोई काम नहीं किया। इसमें मुझे सीधा जिला प्रशासन की षड्यंत्र लगता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ से काले झंडे दिखाए बगैर ये जाना नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब इन्हीं की यही मंशा है, अब जब भी मुख्यमंत्री आएंगे तो हमें इनको सड़कों पे मिलेंगे, काले झंडे लेके स्वागत करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार में बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक बड़ी मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल राज्य चिकित्सा महाविद्यालय किए जाने के फैसले पर अनुप्रिया ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले को चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। बात की जाए तो राजनीतिक हलके में माना जा रहा कि प्रदेश सरकार से इस फैसले में कुर्मी समाज और मजबूती के साथ अपना दल और बीजेपी के साथ लामबंद होगा। वहीं सोनेलाल पटेल स्वशासकीय राजकीय महाविद्यालय उसमें समृद्धि चिकित्सालय का नाम राज्य प्रताप बहादुर चिकित्सालय किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कि आज मुझे ही नहीं पूरे प्रतापगढ़ जनपद में अपना दल भाजपा सरकार के जो भी 4.5 साल के कार्यकाल रहे उसमें एक नया सबसे बड़ा तोहफा जो जुड़ा वो बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नामकरण इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात प्रतापगढ़ को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना को जो दिया है वो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि अपना दल यश का विधायक होने के नाते इस प्रतापगढ़ जनपद को सबसे बड़ी सौगात अपना दल परिवार को मिली है, जिससे अपना दल परिवार में बहुत सारी खुशियां और प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने में एक्सपर्ट है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी उस कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग बना जिसका नाम बदल दिया गया। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है। वहीं सपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जनता सब जानती है जिसकी सरकार में काम हुआ और कौन नाम बदल रहा है। इसका जवाब 2022 चुनाव में बीजेपी को जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने में एक्सपर्ट है। वो मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार में बजटरी एलोकेशन से आइडेंटिफिकेशन से बनी, आज उनका अलग अलग लेवल पे नाम रखा जा रहा है। और जो नाम रखे जा रहे हैं उनमें बहुत सारी चीजें वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल लोग हैं, जो क्षेत्र की जनता है, उसमें बहुत रोष है उनको लेकर के कि किसी का सिर्फ आइडेंटिफाई करके एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से राजनीति की नजर से जो नामाकरण की प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोग नाराज होने का काम हो रहा है और निश्चित रूप से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में कई मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जीपीओ जा रहे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। जिस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको सुना देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को हर सही कृत्य खलता है। अभी तक राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं उनके ऊपर ये होता था, महिलाओं पे अत्याचार इन्होंने कराया, किसानों पे अत्याचार ये कर रहे हैं, युवाओं पर अत्याचार ये कर रहे हैं, शिक्षकों पर अत्याचार ये कर रहे हैं। इन्होंने चौथे स्तंभ के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो ये नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो छापा डलवाए, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरवा करके कि सच्चाई अगर दिखाओगे तो जेल जाओगे, यही मैसेज दे रहे हैं। ये डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कृत्य के विरुद्ध मीडिया के साथ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पर गंगा घाटों के किनारे आस्था का सैलाब टूट पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसके बाद गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद लिया गया। हालांकि कोरोना महामारी का भी असर देखने को मिल रहा है। जहां अन्य वर्षों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, वहीं इस बार संख्या हजारों में ही सीमित रह गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सूबे की अलग अलग जगह से आई तस्वीरें देख रहे हैं। हम अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट में कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। मिर्जापुर में, हापुड़ में और प्रयागराज सहित हरिद्वार में भी किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं प्रयागराज, हरिद्वार, हापुड़, मिर्जापुर और चित्रकूट में, जहां पर आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा मां में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने गुरु और आराध्य की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं बात अगर सावन के महीने की जाए तो भोले की नगरी में भक्त अलग रंग में ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग होने वाला है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। स्पर्श दर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। आने वाले सभी भक्तों को गर्भगृह के बाहर ही पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। जलाभिषेक करने वाले भक्तों को भी गर्भगृह के बाहर ही रखा जाएगा। बताया जा रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को 4 अलग अलग रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। खबर मथुरा से है। मथुरा में बाल सुधार गृह में 16 साल के लड़के ने अपना हाथ काट लिया, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि लड़के ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया क्यों, कोशिश क्यों की गई। वहीं बताया जा रहा कि 16 साल के लड़के पर आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सजा वो मथुरा के बाल सुधार गृह में काट रहा था। कुमार सूरज पाल 16 साल का बच्चा था, चाइल्ड जेल से मथुरा से यहाँ पर लाया गया। उसने अपने हाथ में सेल्फ इंजरी कर रखी थी, काट रखा था और सिंपल इंजरी थी, डेंजरस नहीं थी। जैसे करके हमने उसे इलाज की बहराइच के ग्रामीणों ने एक बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आज दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि कर्म भूमि नाम के एक बैंक द्वारा लगातार 5 साल से 1300 रुपए महीने कहकर जमा करवाया जाता था और 5 साल में पैसा को दोगुना कर दिया जाएगा, यह प्रलोभन दिया गया था। समय अब 8 साल का हो चुका है, पैसा नहीं मिला। अब ग्रामीणों ने बैंक से अपना पैसा वापस मांगा तो उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि पैसे मांगने पर गुंडाई दिखाई जाती है। पुलिस पर भी मामले में शिथिलता बरतने का आरोप लगा है। पैसा जो कर्म भूमि में जमा करवाते हैं सुलझा, तब जब 5 साल के जमा करवाते हैं, 5 साल पूरा होगा, 8 साल ही हुआ, तब जब मांगो तो गांव में बैठा थे, मारा थे। उसके बाद में पुलिस वाला ले थे, तो ले लो थाना से लेकर 45 लाख पैसा न दे मारा बलग से। कौन लोग हैं ये? तो रात फेरे किस चीज का पैसा लिया था आपसे? पैसा जो जमा किया था, ये पैसा जमा कराएंगे जबरदस्ती सुरजन, कहीं हम घर खेत बेच के पैसा देवे, हमको पैसा नहीं मिल रहा भैया। जब घर मुहारे जाओ तो कह रहे हैं कल देंगे परसों देंगे, मारने के दौड़ते हैं। किस चीज का पैसा था, कहाँ जमा किया था आपने? कर्म भूमि में। ये क्या है? ये बैंक है, कर्म भूमि बैंक।
हमका सबका न बैंक मालूम है न दिखावे लेके गए हैं। तो पैसा आपने किसके हाथ में दिया था? हमको सुरजन के हाथ में। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये सभी पेशेवर लुटेरे हैं। अलग अलग थानों से इन लोगों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। लुटेरों ने एक दरोगा से 1,18,000 रुपए की भी लूटपाट की है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।